इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद के होटल सेरेना में मेजबानी का एहतमाम किया गया था। हफ्ते को पाकिस्तानी एजेंसियों ने होटल का मुहासरा कर रखा था। कई मेहमानों को धमकियां देकर और इन्हें हिरासा करके लौटा दिया गया। मेहमानों को मुख्तलिफ नंबरों से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई और हिंदुस्तानी हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी से बाज रहने को कहा गया। बसूरत दीगर संगीन नताइज के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन के मेहमानों को हिरासा करने का मामला हिंदुस्तान इस्लामाबाद से मामले को उठाएगा। जराए के हवाले से यह खबर आ रही है। हफ्ते को हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों ने मेहमानों को धमकाकर लौटा दिया था। आपको एक बार फिर बता दें कि हिंदुस्तानी हाई कमीशन के मेहमानों को हिरासा करने का मामला हिंदुस्तान इस्लामाबाद से इस मामले को उठाएगा। ये जराए के हवाले से खबर आ रही है। हफ्ते को हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों ने मेहमानों को धमकाकर लौटा दिया था। और वहीं बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हिंदुस्तान में पीएम मोदी की जीत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान ओछी हरकत करता है, इसलिए दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से इफ्तार की दावत में जो गेस्ट आए उनके साथ जो व्यवहार किया है, इससे पाकिस्तान की नीची सोच जाहिर होती है। ये सुधरने वाला देश नहीं है। ऐसे ही आजकल पाकिस्तानी फिर से डिप्रेस हो गए। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर जाहिर करेंगे? तो इफ्तार की दावत पे ही फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया उन्होंने, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए इस तरह की ओछी हरकत से पाकिस्तान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। दुमका में नक्सलियों और पुलिस एहलकारों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान जख्मी हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया इन्हें। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जैसे ही पुलिस ने नाकाम बना दिया। फिलहाल मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 3:30 बजे के आसपास पुलिस और नक्सल के बीच में मुठभेड़ हुआ है और मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुआ है और नक्सल की तरफ से भी फायरिंग हुआ था, और जिसमें हमारे सूचना के अनुसार जो है अभी 4 या 5 नक्सल को गोली लगा हुआ है। हमारा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और हमारे तरफ से एक जवान, टोटल 4 जवान को 5 जवान को घायल हुए हैं और उसमें 3 जवान जो है बहुत छोटा घायल है और उसमें कोई सीरियस बात नहीं है। 2 जवान जो है सीरियस कंडीशन में थे। एक को हमने एयरलिफ्ट कर दिए हैं और एक जो है हमारे जवान अभी सूत्रों के अनुसार, और हम भी सदर हॉस्पिटल में थे, तो उनका शहीद हुआ है। दुमका में नक्सली मुठभेड़ में घायल एसएसबी जवान राजेश कुमार राय को देखने रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से जख्मी जवान के इलाज की जानकारी ली। शदीद तौर पर जख्मी दूसरे जवान को भी रांची लाया गया है। उनका भी प्रारंभिक इलाज दुमका में हुआ, उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। ओटी में लेकर गए हैं और बाकी सारा इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे अभी एक लेकर आए हैं, एक जवान को और इंजरी है, उनको भी वहाँ पे प्रारंभिक इलाज करके लाया जाएगा। कहाँ लगी? गोली लगी? हाँ, पैर में है। मतलब स्थिति ठीक है? देखिए, अभी ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। बाकी सभी तरह की व्यवस्था की गई है। रानेश्वर थाना क्षेत्र का कठलिया जंगल, आज सुबह यहाँ की वादियाँ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पुलिस को सूचना थी कि 12 से 15 की संख्या में नक्सली इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एलआरपी अभियान निकाला और इसी स्थल पे पुलिस तथा नक्सलियों का आमना सामना हुआ। नक्सली की तरफ से गोली चली, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए,
इलाज के दौरान एक शहीद हो गए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। एसपी का यह दावा है कि 4 से 5 नक्सलियों को भी गोली लगी है। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। दुमका से मेंबर पार्लियामेंट सुनील सोरेन सदर अस्पताल पहुंचे और घायल दोनों जवानों से मुलाकात की और उनसे इनका हाल चाल पूछा। बता दें कि मुठभेड़ में जख्मी जवानों का इलाज चल रहा है। जख्मी 3 जवान दुमका सदर अस्पताल में दाखिल हैं। ये घटना जो है बहुत ही दुखद घटना है और हमको लगता है कि हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और इसके असर से हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, इस तरह से इसका समस्या का समाधान। दुमका में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान की शहादत पर रघुवर दास ने खराज अकीदत पेश किया। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा झारखंड शहीद जवान के खानदान के साथ है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जवानों की ओर से लगातार चलाए जा रहे मुहिम की वजह से नक्सलवाद आज आखिरी सांस ले रहा है। बिहार की सियासत में आज बड़ा दिन है। आज नीतीश काबीना में तोसी हुई। नीतीश काबीना में आज जेडीयू के 8 वज़रा शामिल हुए। राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में जेडीयू के 5 एमएलए और 3 एमएलसी ने वज़ारत का ओहदा संभाला। वहीं बीजेपी से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। 3 दिन पहले ही मरकज में मोदी हुकूमत ने दूसरी मरतबा हलफ लिया। जेडीयू के किसी भी लीडर को काबीना में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं, जिसे कहीं न कहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में तोसी एक साइड इफेक्ट के तौर पर माना जा रहा है। जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज्यादा वैकेंट था, शुरू से 5 और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार का गलतफहमी मन में नहीं रखना चाहिए। टाइमिंग का सवाल उठा रही है जो ये कोई बात नहीं, आपस आने वाला है टाइमिंग, क्योंकि जेडीयू की वैकेंसी ज्यादा थी और 2 लोग उनके जीत कर लोकसभा में चले गए। यहाँ रिक्तियां ज्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने तत्काल उसको भरने का निर्णय लिया। उन्होंने कल ही मुझसे आग्रह किया था कि बीजेपी भी जो है जो रिक्तियां उसको भर सकती हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, आगे आने वाले दिनों में भरेंगे और कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल जी ने कहा है और 200% कि केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरा विषय, आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है। और देखते हैं नीतीश काबीना में तोसी पर केसी त्यागी का क्या कहना है। मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का वितरण ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जैसे दिल्ली में मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, इसलिए राज्य में मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जो सीटें खाली हुई थी उसमें अधिकांश सीटें जदयू के कोटे की थी, कुछ पहले से खाली थी, कुछ लोगों के मिनिस्टर बन जाने के बाद खाली, केंद्र में एमपी बन जाने के बाद खाली हुई है। और ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते। लेकिन सर ये टाइमिंग को लेके कि अभी आप लोगों ने नाराजगी दर्ज कराई और साफ तौर पे दिख रहा है कि निकट भविष्य में आप लोग नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से बयान नहीं, जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का निकट भविष्य में जदयू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो आज बीजेपी के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसको दरार देखा जाए दोनों गठबंधन? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। बिहार में सब चीज़ सामान्य है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की वहाँ पे मिलीजुली सरकार। तो मतलब जो बीजेपी के कोटे का भी बर्थ खाली है, जो पद खाली है, तो बीजेपी के लोग भी शपथ ले सकते थे। इसको क्या काउंटर रिएक्शन के रूप में देखा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिस्सेदारी और मरकजी हुकूमत की मनमानी वाले असदुद्दीन अवैसी के हालिया बयान पर यूपी हुकूमत ने अपना सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। यूपी हुकूमत के तर्जुमान और सीनियर वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बीजेपी मरकज में 500 सीटों के साथ इख्तिदार में आई तब भी वो मनमानी नहीं करेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के 130 करोड़ आवाम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जबकि अवैसी सिर्फ कुछ लोगों का ही भला चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, उसके 500 भी आ जाएंगे तो भी ना मनमानी करे, वो कोई इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है नहीं जो कांग्रेस करती है। तो और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी है वो सबको लेके चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का नारा और उनके जिस नेतृत्व के नीचे वो काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के, उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। ओवैसी जी का नहीं है कि कुछ का साथ कुछ का विकास। तो हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ओवैसी जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। उनको मैंने कहा ना, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि कहाँ पर उनका फोकस है और कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की चिंता कर रही है। ओवैसी जी कुछ का साथ कुछ का विकास करना चाहती हैं। कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग की पार्टी छोड़ने की खबरें गर्म है। रोशन बेग ने कांग्रेस के रियासती लीडरों के खिलाफ खुलेआम अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस के अक़लियती नुमाइंदों ने रोशन बेग से अपील की है कि वो सोच समझ कर फैसला ले, महज ओहदे या इक़्तिदार के लिए सेकुलर नजरियात को तर्क न करें। यह देखिए पॉलिटिकल सोच होती है, वो उनका इंडिविजुअल थिंकिंग है। रोशन बेग जैसे सीनियर लीडर बीजेपी कैसे जा सकता है? 2-3 केस में बीजेपी वाले रोशन बेग को जेल को डाल को प्रयत्न किया। उनको पॉलिटिकल कैरियर फिनिश करने के लिए सब आवाज कोशिश किया। खाली रोशन बेग एक ही माइनॉरिटी लीडर है क्या? अभी जो 3 लोग मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी नहीं है? वो मुसलमान नहीं है क्या? जमीर अहमद मुसलमान नहीं, यूटी कादर मुसलमान नहीं, रहीम खान मुसलमान नहीं। अब बाकी कितने कितने लीडर्स, टॉल लीडर्स मुस्लिम्स का है, वो कौन है? तो आप मुझे नहीं मिला, ओके हैरिस को मुझे भी नहीं दिया ना मिनिस्ट्री, तो मैं नहीं मुस्लिम्स को नहीं दिया करके बोल सकता क्या? इट्स नॉट करेक्ट। बात हुई है उनसे, मेरे ख्याल से वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और छोड़ करके जाएंगे भी कहाँ पे? बीजेपी में जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होना चाहिए यहाँ पर भी और दिल्ली में भी, और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर के काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ईद उल फित्र का दिन जितनी अहमियत का हामिल है उतनी ही अहम है ईद उल फित्र की नमाज। इस नमाज के लिए फर्जंदान तौहीद नया लिबास पहनकर ईदगाह का रुख करते हैं। यही वजह है कि इस आखिरी अशरे में ईद की नमाज के लिए मुख्तलिफ साजो सामान के साथ साथ मुल्क भर के बाजारों में मुख्तलिफ ममालिक की टोपियां दस्तयाब हैं। महाराष्ट्र का अमरावती भी मुख्तलिफ ममालिक की टोपियों के लिए मशहूर है। इस साल शहर के बाजारों में ईद के लिए खास टोपियां दस्तयाब है जिनमें चाइना टोपी की जबरदस्त मांग है। और तुर्की हो गया, उसके बाद में थाईलैंड हो गया, और उसमें टोपी के अंदर डायमंड का टोपी हो गया, अहले हदीस टोपी हो गई, उसके बाद में मदीना हो गया। माह रमजान में आखिरी अशरे की शुरुआत के साथ ही ईद की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। खासतौर पर चांद रात से कबल ईद की खरीदारी के लिए खरीदारों की आमद से शहर के बाजार गुलजार हो जाते हैं। मेरठ में भी इन दिनों ईद की खरीदारी के लिए लोगों में काफी जोश व खरोश नजर आ रहा है। मेरठ में सदर बाजार, लाल कृति, आबोलिन बाजार, घंटाघर और सोहराब गेट मार्केट खास बाजार हैं। माह रमजान के तीसरे अशरे की शुरुआत से ही इन बाजारों की रौनक दोबाला हो जाती है। खासतौर पर खवातीन रोजे के एहतमाम के साथ ईद की खरीदारी में भी मसरूफ हो जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के लेडीज सूट, चूड़ी, सैंडल और ज्वेलरी के साथ मर्दों के लिए दुकानें सज जाती हैं। मार्केट में देखिए हर तरीके का ही सामान है। जिस हिसाब से हम निकले हैं, बच्चों के जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, घर के कर्टन है, इसी पर्पज से, और सब बेस्ट ही है मार्केट में। अल्लाह में हिम्मत भी दे रहा है हमें। ऐसे मौसम में हम आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मगर ये सब अल्लाह की ताकत है हमारे ऊपर कि हम दोनों काम कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं बच्चों के लिए। करीब क्या निकले हो खरीदने, और ईद की कैसे तैयारी कर रहे हो? शॉपिंग करने, शूज, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट। ईद की खुशी है? जी। कितनी खुशी है ईद की?
बहुत। वहीं ईद के मौके पर खरीदारी की तेजी को पेश नजर रखते हुए दुकानदार भी अपनी दुकानों को मुख्तलिफ वैरायटी की चीजों से सजाते हैं। खास तौर पर नए फैशन के मुताबिक खवातीन, बच्चों और नौजवानों की पसंद का दुकानदार खास ख्याल रखते हैं। फुल वैरायटी है और ग्राहक अब तैयारी में है, ग्राहक भी खरीद रहा है। फुल वैरायटी है हमारे यहाँ। अब तो हम 2 बजे तक बैठे हैं, रात को 2 बजे तक जा रहे हैं। आपने देखा मार्केट में इतना ग्राहक चल रहा है, काफ़ी मार्केट में उठान है, कपड़े की भी और चीज़ की भी। इस टाइम तो अगर आप कपड़े में देखें तो ज़्यादातर स्ट्रेट सूट चलते हैं, फ्रॉकें चलती हैं और ये पैंट वगैरह, प्लाजो, लूजिंग वगैरह ये चलती है। रौनक बढ़िया है और लोग दिल खोल करके पैसा खर्च कर रहे हैं और सौहार्द के साथ जो है त्योहार मना रहे हैं। और व्यापार के मामले में व्यापार अच्छा है, जैसे दिवाली की रौनक है वैसे ईद की भी रौनक है। बाजार की रौनक त्योहार की खरीदारी से नजर आती है और लोग जोर शोर से ईद की खरीदारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। ज़कात इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है। नमाज के साथ ज़कात का हुक्म कुरान में कसरत से आया है। रमजान के महीने में आमतौर से लोग ज़कात निकालते हैं। पटना का ज़कात भवन साल भर गरीब आवाम के दरमियान खुशियां बांटता है। गुज़िश्ता 2 साल पहले कायम हुआ पटना का ज़कात भवन ज़कात के मामले में अलग ही सोच रखता है। ज़कात भवन के बानी डॉक्टर एजाज अली के मुताबिक यूं तो लोग रमजान में ज़कात अदा करते ही हैं, लेकिन ज़कात भवन पूरे साल गरीबों के दरमियान काम करता है। नमाज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ज़कात भी है, बल्कि नमाज की रूह जो है वो ज़कात में रखी हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस सिस्टम को कायम किया और हम लोग महसूस कर रहे हैं, अभी तो 2 साल 2.5 साल हुआ ही है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है समाज में और इस कंसेप्ट का क्या इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए। नॉट सिर्फ है कि बिहार के लिए या पटना के लिए या हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो इसकी एक शुरुआत हम लोगों ने किया है और रमज़ान के वक्त तो ख़ास करके इसकी ख़ास करके अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग चारों तरफ ज़कात वकात देते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको सिर्फ रमज़ान से जोड़ के नहीं रखा, हम लोगों ने पूरे साल इस चीज़ को की। ज़कात भवन की टीम पटना के अलावा मुख्तलिफ अजला में जरूरतमंदों के दरमियान खाना, कपड़ा और दीगर जरूरी अशिया को पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ रहती है। लोग अपने गाड़ी से आते हैं, कपड़ा हो, कुछ खाने का सामान हो, यहाँ रख देते हैं। हम लोग अपने गाड़ी से लेके उसको जहाँ गरीब बस्ती है, स्लम एरिया जैसे पटना हो या पटना के बाहर हो, हम लोग खुद वहाँ जाते हैं और उन गरीबों में बांट देते हैं। हम लोग जाकर के गरीब बस्ती में देते हैं, जैसे कि कमला नेहरू नगर हो गया, ताज नगर हो गया, पटना के एरिया है, वहाँ पे जाके गरीब लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे जाके हम लोग कपड़ा है, चावल है, शादी ब्याह होता है उन लोग के बाल बच्चे को, तो हम लोग यहाँ से चावल दाल पहुँचाते हैं, चूँकि उनका काम पूरा हो जाए। ज़कात भवन का मंसूबा मुस्तक़बिल में गांव और शहरों के उन इलाकों में काम करने का है जहां हुकूमत की स्कीमें नहीं पहुंच पाती। ज़कात भवन की जानिब से गरीब बस्तियों में तालीम और हुनर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी खास इंतजाम किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। रमजान के महीने में पटना में सबसे ज्यादा रौनक शीर चाय के दुकानों पर नजर आती है। रोजेदार इफ्तार के बाद शीर चाय का रुख करते हैं। पटना के मुकामी लोग भी रमजान में खास तौर से तैयार होने वाली शीर चाय का मजा लेते हैं। रमजान की खरीदारी में लगी ख्वातीन भी बाजार से शीर चाय पीकर ही घर लौटती है। शीर चाय बनाने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। कश्मीरी पत्ती और ड्राई फ्रूट से शीर चाय तैयार की जाती है। कहते हैं कि 1962 में शीर चाय पहली बार बनी थी। पटना के वक्त मार्केट में गफ्फार उस्ताद ने पहली बार इस चाय को बनाया और 1972 तक ये चाय सिर्फ वही बनाते रहे। रोजेदारों के दरमियान इस चाय की मकबूलियत की वजह से अब पटना के हर मोहल्ले में शीर चाय बासानी दस्तयाब है। रमजान के महीने में शीर चाय का खास एहतमाम किया जाता है। पटना के सब्जी बाग के इलाके में शीर चाय पीने दूर दूर से लोग आते हैं। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। जो नॉर्मल चाय मतलब
पर डे हम लोग पीते हैं उससे काफ़ी चेंज रहता है इसका टेस्ट। और स्पेशली ये रमज़ान के टाइम ही आता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, एक तो यहाँ का माहौल भी अच्छा रहता है। एक्चुअली कलर पसंद रहता है, ऑर्डिनरी चाय के हिसाब से चाय का कलर थोड़ा अच्छा लगता है। टेस्ट भी जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्डिनरी दिन में नहीं मिलता, रमज़ान में ही रहता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पीने चले आते हैं। टेस्ट बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट चाय हम लोग का, हम लोग हर साल आते हैं। चाय हम लोग का, और लास्ट महीना हो गया तो इसीलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा पी लेते हैं। शीर चाय नौजवानों की पहली पसंद बनती जा रही है। खास एहतमाम के साथ शीर चाय को तैयार किया जाता है। वक्त बदलने के साथ साथ अब शीर चाय की दुकानों पर खवातीन और बच्चे भी नजर आने लगे हैं। आते वक्त सबसे पहली बात चाय पीते हैं, उसके बाद जाते वक्त क्योंकि इतना टेस्टफुल है, और खासकर रमजान को अंदर बरकत बना, और इसलिए चाय पीने के बाद इतना सुकून सा मिलता है। चाय बहुत यहाँ का फेमस चाय है, और हम लोग यहाँ 15-16 साल से आते हैं चाय पीने, और हम लोग 50 किलोमीटर से आए हैं, बीटा थाना लई, और बहुत टेस्टी चाय है, बहुत फेमस है। हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं रमजान में। बहुत टेस्टी चाय है। हम लोग बीटा थाना लई गाँव हुआ मेरा, वहाँ से आए हैं, इसका स्वाद ही अलग है। शीर चाय ने अपने जायके से हिंदू भाइयों को भी बेहद मुतासिर किया। रोजेदार अपने साथ अपने दोस्तों को भी बाकायदा शीर चाय की पार्टी देते हैं। कम से कम 8 घंटा चाय खोलती है, तब तैयार होती है। सबसे पहले इसमें है शीर चाय की पत्ती, कश्मीर वाली आती है लंबा, उसको 2 घंटा खौलाने पड़ता है। उसका खौलाने के बाद फिर उठा पटक करके उसका रंग तैयार होता है। जितना तोड़िएगा, उठा पटक कीजिएगा, उसमें उतना रंग खिलेगा इसका। और इसमें खिलने के बाद दूध के साथ उसको खौलाया जाता है। उसके बाद उसमें मटेरियल आ जाता है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्ता दाना है, कत्ता बादाम है, लास्ट में इलायची और जाफरान डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर 4 घंटे ये खौलता है। खौलने के बाद ये बिकना शुरू हो जाता है। शीर चाय की दुकानों पर फ़िक़े-वाराना हम आहंगी की शानदार मिसाल देखने को मिलती है। रमजान के महीने में शीर चाय बनाने वाले लोगों की कमाई भी अच्छी हो जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का 5वां मुकाबला होगा। ये मुकाबला लंदन के मैदान में होगा, जहां जुनूबी अफ्रीका के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। बात अगर जुनूबी अफ्रीका की करें तो आलमी कप के पहले ही मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड के हाथों मिली हार के बाद जुनूबी अफ्रीका आज के मुकाबले में भरपाई करना चाहेगी। आज के मुकाबले के लिए अफ्रीकी टीम में कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। वहीं अगर बांग्लादेशी टीम की बात करें तो बांग्लादेशी टीम के हौसले भी बुलंद हैं। बांग्लादेश ने पिछले 1-1.5 साल से काफी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, और उनके पास ऐसी टीम है जो किसी भी अपोजिशन की कमर तोड़ सकती है। तो इंतजार कीजिए एक अच्छे मुकाबले का। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।